पेयर्स लॉ करना है। यस। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत कम ने ज्वाइन किया था। अमनदीप ने शायद एक क्वेश्चन भेजा है। यस मैम। ये इसमें आरसी सर्किट का जो कॉन्सेप्ट लगेगा। मैम मैंने सॉल्व किया था मैम, इसका ना आंसर नहीं सही आ रहा। कितना आंसर आ रहा है इसमें? मैम एग्जैक्ट तो नहीं मैम मुझे पता आंसर। कैलकुलेशन दिए, रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट निकाल लो, उसके बाद वोल्टेज निकाल लो उसके अक्रॉस। चलो एक बार देख सकते हैं। आंसर तो बेटा आप आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तो मेथड ही बता सकती हूँ। ऐसे तो आरसी सर्किट के बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, हर बार कैलकुलेशन की वजह से मत पूछा करो क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन अलग ही हो तो फिर भी समझ आता है। ये तो एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो हम क्लास में कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है। ये पीवाईक्यू है या क्या है? इज दिस पीवाईक्यू? यस मैम वही क्यों ही है। कौन से साल का? हाँ मैम 24 या 25 का होगा, 24 का होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक कह रहे हैं एक 16 बच्चों एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक 16 ओम की वायर है जिसे हमने एक स्क्वायर लूप में बनाया है। देखो 16 ओम की वायर है तो स्क्वायर लूप में इस तरीके से बन जाएगा और हर किसी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 4 बराबर बराबर बटेगा। अब क्या कह रहा है कि हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ और उसको किसी एक साइड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यानी किसी भी एक साइड से कनेक्ट कर दो। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि एक माइक्रोफेराड लगा देते हैं, किसी डायगोनल के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, जिसका वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है। तुमसे कहा जा रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये कैपेसिटर, ये बताओ। देखो एनर्जी स्टोर पूछा है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर।
तो करना क्या है इसमें, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस गिवन है, इसका मतलब वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। कौन सी वोल्टेज, AB के अक्रॉस, कि AB के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है ना। बस वोल्टेज चाहिए, सर्किट को सॉल्व कर लो, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में क्या होगा, ये बीच वाला माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है, तो मैं इसको रिमूव कर दूं। यस, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। हाँ, तो इसे हटा दो। तो देखो ये हट जा, अभी के लिए यहीं पे ही हटा देती हूँ। अब देखो तुम्हारा सीरीज पैरेलल निकाल लो कि कौन सा सीरीज पैरेलल लगेगा। ये 9 माइक्रोफेराड की बैटरी है, तो ए पॉइंट पे डिवाइड होगा करंट, यहाँ कुछ I1 करंट जाएगा और इस ब्रांच से I2, तो यही I2 यहाँ जाएगा और यही I2 वाला करंट यहाँ जाएगा, है ना। तो कितना बना, 4 4 4, कितना बना 12, सीरीज में हो गया ये 4 4 4, 12 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे, कितना बनेगा 12 और 4 पैरेलल में। मैम 3 ओम। 12 और 4, देखो समझ में आया ना, ये 3 3 3 है, इन 3 3 को हटा के मैं यहाँ पर ये सर्किट बना सकती हूँ। ये 4 और यहाँ पर 4 4 4 आया 12, ठीक है, ये बन गया सर्किट, ये 1 ओम है। तो ये 4 और 12 किसमें हो गए फिर से, में। हाँ, तो यानी ये कितना बना, 3 4 ओम। और 12 3, यस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 4। तो V इक्वल्स टू IR से तुम्हारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। 9/4 करंट आ गया, ये 9/4। बस अब करना क्या है, अब तुम्हें इस पॉइंट का A और इस B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो यानी हमें करंट निकालना पड़ेगा कि I1 और I2 कितना है। तो आराम से I1 निकाल लोगे, कैसे निकालोगे भाई, I1 इसमें जा रहा है और I2 इसमें जा रहा है टोटल। तो I1 करंट कितना हो जाएगा, 4/12, 4/16, सॉरी टोटल लेते हैं ना, और सॉरी 4 भी नहीं आएगा। I1 में क्या बनेगा, 12/16 मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है 9/4, 4 दिया 12, तो ये हो गया 27/16 एम्पियर, ठीक है। I2 कितना हो जाएगा भाई, I2 करंट यानी ऊपर 4 यहाँ 16, टोटल करंट 9/4, 4 से 4 कट गया यानी 9/16 एम्पियर। ये तुम्हारा I1 और I2 है। और A और B पॉइंट कौन से थे भाई, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था। तो देखो अगर ये मैं 9 वोल्ट मान लेती हूँ तो A कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। A कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया ना। यस, अब B पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल्स टू I2 लगा दो। देखो V इक्वल्स टू I2 इंटू R, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, I2 कितना है भाई तुम्हारा 9/16, रेजिस्टेंस कितना है 12। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस 12 वोल्ट, इस 12 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कितना आ रहा है ये, करना एक बार, 12 3 पे काट दो, 3 4 12, 3 पे तो नहीं कटेगा, 27/4, कैलकुलेटर से कर लेते हैं यार। 27/4। हम्म, क्या कहते हैं, 27/4 ही आ रहा है मैम, 27। आ रहा है ना। हाँ जी, वोल्टेज कितनी थी, इसका मतलब इस 12 के अक्रॉस 27/4 पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप है। तो बी पे होगी कितनी एग्जैक्ट, 9 में से भाई बी एट बी कितना होगा, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप है। तो पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी कितना होगा, 9 में से घटा दो 27/4, तो ये कितना बन जाएगा, 9 4 जा कितना होगा 36 माइनस 27/4। तो ये देखो 36 में से 4 कितना घटाएंगे, 27, 9/4 आया। तो यानी बी का पोटेंशियल जो आया वो आया तुम्हारा 9/4। तो बस अब तुम्हें ये तुमने लिखा है ये हाफ सी डेल्टा बी स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, हाफ सी बी ए माइनस वी भी लिख दो स्क्वायर। कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, पोटेंशियल एट ए 9, पोटेंशियल एट बी कितना आया है 9/4 का स्क्वायर। कर लो इसको सॉल्व, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁶
9 4 जा 36, 36 में से 9 गए तो आई थिंक 27/4 हो जाएगा। 27/4 27/4 यही आया क्या? ये यहाँ से कट जाएगा तो दिस विल बी योर आंसर। एक बार चेक करूँ मैं क्या 27 इंटू 729 डिवाइडेड बाय 8 91.6 समथिंग आ रहा है। 91 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोजूल, 91 माइक्रोजूल। हाँ मैम x/2 की फॉर्म में फिल करना है ना हमें, वहाँ पे x पूछा उन्होंने। क्या कह रही हो? मैम वहाँ पे x/2 की फॉर्म में फिल करना है ना, उन्होंने x पूछा है। अरे एक सेकंड रुको। 4 4 8 5। हाँ हाँ एक चीज यहाँ पे, एक चीज देखो, एक चीज मिल गई तो तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। देखो ये जब हमने पोटेंशियल निकालना है बी पॉइंट का, ये बी पॉइंट कहाँ पर है? बी पॉइंट जरा ध्यान से देखो। मैम पैरेलल में है, पोटेंशियल ना ना सेम ना है। ना 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 एक चीज देखो, ये बी पॉइंट बेटा कब है? जब रेजिस्टेंस कितने आए हैं? 4 4 8 रेजिस्टेंस आया है। यहाँ पे हमने 12 तो I1 I2 निकालने के लिए किया था। जब V इक्वल टू I2R करोगे तो करंट तो I2 जाएगा ही 9/16, बट रेजिस्टेंस कितना जाएगा? सिर्फ 4 और 4 8 वाला नहीं जाएगा। 8 तो नहीं 16, ये 9/2 आया, राइट? तो यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल हुआ 4 और 4 8 के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो 9/2 हुआ। तो VB का पोटेंशियल तुम निकाल दोगे 9 - 9/2 करके। तो 18 में से 9 गए तो कितना आया बेटा? जब भी 9/2 ही आया। तो ये V का पोटेंशियल है। तो यहाँ पर इसको 9 - 2 कर। तो अब इसको एक बार दोबारा सॉल्व करके देखो, शायद आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा कितना आया? 9 - 9/2, फिर से शायद 9/2 आया। 81 आ गया आंसर, 81/2 9/2 2 से 2 चला गया तो ये आ गया तुम्हारा 81/2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, x की वैल्यू 81 आ गई। हाँ एक सेकंड। सही आई है क्या? ये सही। हाँ। तो यहाँ पर बस तुम्हें थोड़ा सा बी का पोटेंशियल निकालना था, ये तो बेसिक सही क्वेश्चन था। एक बार देख लो, हमने करंट निकाल लिया I1 I2 अलग अलग। मेन आइडिया है बी का पोटेंशियल चाहिए। तो बी का पोटेंशियल चाहिए तो ये देखो भाई, बी के साथ कैपेसिटर कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? तो 2 ही तो कनेक्टेड है, 4 और 4 8। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। अगर मैं 12 लिख देती तो इसका मतलब ये होता, मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया। समझ गया? मैं 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है तुमने ये कोई पॉइंट होगा सी, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा है वो। 12 मतलब बी। ठीक है, सही है। जिसको जहां पे नहीं समझ में आया एक बार पूछ लो क्या किया है। आगे ये जो फॉर्मूला लिखते हो V इक्वल्स टू आई आर, ये बताता है कि उस रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल खा लिया, कितना पोटेंशियल खाया है। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट बी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, एग्जैक्ट बी पॉइंट, या तो फिर डायरेक्ट तुम ये वाली वैल्यू रख देते कि 12 ने कितना पोटेंशियल खा लिया, विच इज 9/2। ये डायरेक्ट वैल्यू 9/2 भी यहाँ पर रखी जा सकती है। वो सेम ही बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस और उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप होना। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम 9 में से अगर ये वाली वैल्यू घटाओगे तब भी सेम ही आनी है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल निकाल लेना। आई थिंक क्लियर है सबको, आगे बढ़ती हूँ मैं। तो अमनप्रीत, आप ना ये क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो खुद से, या फिर मेरे पास सॉल्यूशन भेजा करो तो मैं देख भी पाऊंगी तुम गलती क्या कर रही हो। मुझे पता ही नहीं चलता करती क्या हूँ। ओके मैम। और जो ये आपने स्क्रीनशॉट भेजा है, मुझे पता है ये कहाँ का स्क्रीनशॉट है, कौन से सर पढ़ाते हैं ऐसे। मैम ये वो तो बस एजुनिटी का स्क्रीनशॉट है ये। उनकी उनका जो टेक्स्ट लिखने का तरीका होता है, और ये जो 29 लिखा हुआ है, इसी से मैं समझ गई ये एजुनिटी का ही है क्या? यस मैम, मैं PYQs की क्वेश्चंस देख रही थी मैम, क्लियर वाली। आप प्रोवाइड कराते हैं ना?
ये सब वो कल मैम खुशबू मैम ने बता दिया कि आज से बात नहीं करना यूट्यूब से PYQs का। हम तो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं PDF फाइल से ही करूँगी, ठीक है। मुझे पता नहीं था मैम। हाँ ठीक है। आकाश, तुम्हें कोई जो जो बच्चे कैपेसिटर के पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो सब अपने डाउट भेजो। जो बच्चे कैपेसिटर, ओके मैम। हाँ, सब अपने डाउट भेजो। मैम नहीं होता, मैं क्वेश्चन बात होता है वो अरे पीडीएफ में ही भेज देता मैं हूँ। तो 100 बार बोल दिया, कोई एक बच्चा स्पेशल नहीं है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर है। वो पूछती है तो हम बताते हैं, तुम लोग पूछते क्यों नहीं हो? जल्दी भेजो डाउट, जिस जिसका सवाल में डाउट आया है वो भेजो। मैम मैंने भेज रखा है ग्रुप में। भेज बेटा, एक बार दोबारा भेज दो। ओके मैम। मैम आप एजेंट वाले सर को जानते हो? मैम मुझे तो कल परसों ही मिली थी बस एक उनकी वीडियो। कल परसों क्या हुई थी? मैम कल परसों ही उनकी बस एक वीडियो शो हुई थी। मैम आप सर को जानते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे फोन चार्ज नहीं हो रहा है। सौम्या ने भेजे हैं। Okay, a parallel plate capacity is directly introduced between the plates and almost fills the space between. मैं एक काम करती हूँ, जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनको ग्रुप पे भी भेजती जाती हूँ, जिससे तुम लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन ग्रुप पे आया है। चलो मैं तुम्हारे डाउट, मुझे लगता नहीं है कि आज तुम आगे कुछ करने दोगे। लेट मी प्रिपेयर फॉर दिस। बारिश करती है डाउट्स की। ठीक है भाई, तुम्हारी मैडम तैयार है तुम्हारे डाउट लेने के लिए। डाउट्स डाउट्स डाउट्स। एक हरविलास ने फिर से भेजा है, मैंने इसको समझाया था कि कैसे करना होता है क्वेश्चन, फिर से भेज दिया है इन्होंने। देखो ये क्वेश्चन है, हरविलास के नाम से कौन है ये? असली नाम बताओ। हर्ष माधव। मैं कौन? हर्ष माधव। हर्ष माधव। अच्छा तो अपने एक तो ये नाम सही करो, ये यूजर नेम। हरविला में क्या समझो, हरविला से यूजर नेम सही करो। वो मैम जी डैडी का नाम डला हुआ है। कोई नहीं। अच्छा ये फादर का फोन है क्या आपके? यस मैम। अगर फादर फोन पे इतना एक्टिव नहीं रहते तो तुम चेंज कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। पर अब तो खैर मुझे पता ही चल गया है। अच्छा हर्ष, इसमें क्या दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, बताओ पहले मुझे। ये क्वेश्चन पहले मैंने इसको जो साइड पे थे वो तो सीधे को सॉल्व कर दिए, फिर उसको ब्रैकेट वाले के साथ पैरेलल में करके, लेकिन फाइनल आंसर जो आ रहा था वो ठीक नहीं आ रहा था बुक के अकॉर्डिंग। C इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस है, एक कहीं पे C1 है, ये C1 है, ये C1 है, बाकी सब C है। करेक्ट, ये भी C है। ओके जी, C1 की वैल्यू देखो बेटा क्या दी हुई है। C1 दिया हुआ है 12 माइक्रोफेराड, C दिया हुआ है कितना, 18 माइक्रोफेराड। C1 12, C 18, सही है, सही है। चलो अब मैंने तुम्हें क्या बोला है, जब भी इस तरीके का सर्किट हो लास्ट से सॉल्व करना शुरू करो। देखो जैसी करंट इस नोड पे पहुंचेगा, इस नोड पे जाने के बाद क्या होगा, ये सेम करंट जाएगा इन दोनों से, तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, सीरीज। C और C सीरीज में क्या बन जाएंगे, C/2। C/2। अब देखो जैसे ही करंट इस पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो भाई इनमें तो बटेगा,
कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ। तो ये C और C/2 किसमें है? पैरेलल। हाँ, C और C/2 पैरेलल में है, तो ये कितना बनेगा? 2C/3। आई एम नॉट रॉन्ग, 2C/3 बनेगा। अरे हाँ कि ना, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे ना C प्लस C/2, तो वो कितना बन जाएगा? 2C/3। तो 2C/3 बनेगा। तो मैं इसको अब यहाँ से हटा देती हूँ, ये ब्रांच हट गई, और यही तुम्हारा हो जाएगा कितना? 2C/3। मैम उल्टा हो गया, 3C/2 होएगा ना? BC/2 नहीं होगा? C प्लस C/2 है ना? हाँ जी मैम, 3C/2 होगा फिर। हाँ सही है, सही है, 3C/2। देखो इनका मुझे बता दिया करो, मेरे कई बार मेरा ऐसे ही रहता है, मैं कैलकुलेशन में एरर कर देती हूँ। ठीक है, 3C/2 हो गया। अच्छा जी, अब बताओ ये C और 3C/2 पैरेलल हो गए। यस मैम। हाँ, तो ये क्या बनेगा पैरेलल में? सॉरी, C और 3C/2 सीरीज में हो गए। मैम ये तो हाँ, सीरीज तो में है। सीरीज हाँ में जी। इनका आंसर निकालो, करो इनका रिवर्स। तो ये बनेगा तुम्हारा 3C/2 इंटू C अपॉन C प्लस 3C/2, है ना? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना? तो ये हो जाएगा 3C² 2 मल्टीप्लाई 5C/2, 2 से 2 गया, तो ये 3C/5 आया। Yes, ma'am. करेक्ट। तो मैं क्या करती हूँ, क्या करें, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको बना देते हैं 3C/5, 3C/5। ठीक है, अब देखो ये C1 है और ये 3C1/5, 3C/5 है। दवाई लगाते हैं, जाओ। 3C/5 और ये है C1। इनका अब क्या करने का है? आपस में पैरेलल करने Yes, का। ma'am. यस। अब देखो, अब यहाँ पर इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि C1 12 है और ये कितना है? 18। तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी अब। तो 3 इंटू 18/5, बड़ी खतरनाक वैल्यू आ गई है। कितना आया भाई? 18 मैम इसको बिना सॉल्व करे अगर डायरेक्ट ही रखते तो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? मैम 12 और 18 2 पे फिर कैंसिल हो जाएगा। अरे तो 18 पूरा नहीं है ना, C की वैल्यू 18 है, तो ये 3C/5 है, तो C की वैल्यू 18, मम्मी C की वैल्यू 18 रखनी पड़ेगी, है ना? तो ये वैल्यू कितनी आएगी ये देखो, कैलकुलेट करके 3 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 5, 10.8 आ रही है। हमने कुछ एरर तो नहीं कर दिया? 10.8। अब 10.8 और 12 किसमें है? पैरेलल में, तो सीधा ऐड कर दो, तो कितना बनेगा? 22.8। ये कितना बनेगा? 22.8 बनेगा। हाँ, तो अब मैं इसको हटा के यहाँ पर हमने सर्किट सॉल्व कर लिया, ये मेरा बन गया यहाँ पे 22.8। 12 था ना, तो ये 22.8 सही। बाकी अब ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ये 22.8 है, ये कितना है यहाँ पे? 18। तो ये इसमें पैरेलल में, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है इसकी। मैम 22 और कर लोगे 18 हर्ष? तो सीरीज में है ना? कौन सा? 22 हाँ और 18 दोनों। हाँ हाँ, ये दोनों सीरीज में है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा C1 के साथ पैरेलल हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, हो जाएगा हर्ष? तुमने ऐसे किया था कि नहीं किया था ये बताओ। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक बार वो देख लेते हैं, टेंशन के बराबर नहीं होता। और क्या डाउट थे? मैम भेज दी।
ये 12 सी की वैल्यू 12 है, 12 ए पे 12 12 आंसर क्या है इसका? चेक करो एक बार निकाल के क्या आंसर, सब बच्चे निकालेंगे, आगे सॉल्व करो इसको क्या आता है, आगे सॉल्व करो, पीक्यू के बीच में इक्विवेलेंट निकालो। मैम इसका फाइनल आंसर 11 माइक्रोफैराड। ये सॉल्व करके आया है कि देख के बता रहे हो? मैम देख के बता रहा हूँ। देख के नहीं, सॉल्व करके मैं बता। मैम अपने क्वेश्चन में ना एक कैपेसिटेंस और ऐड करना है इसमें, कहाँ क्यू पे? से लेकर सी तक, क्यू से सी तक, हाँ क्यों से स्टार्टिंग में क्यू से लेकर सी। हाँ 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 ठीक है, करो एक बार बच्चे, क्यू से सीधा एक और ऐड करो। शायद आप सही कर रहे हैं और आई थिंक आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बन गया क्या कि नहीं बन रहा? हो रहा मैम, 2 मिनट बस। करो करो चेक करो। इतने में और बच्चों के डाउट लेती हूँ। आकाश ने भेजा है 10वां सवाल, तुम सब आरसी में फंसे पड़े हो। बाकी की बन गई थी क्या आकाश? यस मैम। हाँ पक्का? मैम भेजिए जो बन रहे थे मैम, आपको जो कर रहे हैं भेजी जा रही है। हाँ देखो एक इसमें भी कुछ नहीं है आकाश। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 माइक्रो फैराड, ठीक है। इसमें तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बेटा एक बार सारे बच्चे यहाँ पे देख लो, तुम लोगों को सबको दिक्कत आ रही है। फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जहां भी तुम्हारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक साथ आ जाए ना, तो तुम्हें क्या करना है, स्टडी स्टेट कंडीशन लेनी है। और स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, एट स्टडी स्टेट जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच से करंट नहीं जाता, ठीक है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम। अब क्या करने का, यहाँ पर 6 ओम लगाने का, ये लो। यानी अगर यहाँ से करंट जा ही नहीं रहा है इस ब्रांच से, तो इस ब्रांच को लेने का ही क्यों, ये ब्रांच नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आया, 10। तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज 10 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो करंट कितना आया, 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर आ गया। अब क्या करने का, अब इस ब्रांच में करंट निकालोगे, देख लो तुम सब में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर भी। तो अब तुमसे पूछा है कि हमें ये बताना है कि तुम्हारे कैपेसिटर ने चार्ज कितना स्टोर किया है। तो चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू C into V। इसका मतलब वो तुमसे पोटेंशियल पूछना चाह रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर जिस ब्रांच से लगा हो ना उसका तुम्हें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब मुझे इस ए बी ब्रांच का पोटेंशियल चाहिए, यानी जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा है उसका पोटेंशियल हमें चाहिए होगा। अब बात आई कि ए बी में तो करंट जा ही नहीं रहा, तो देखो ये सीडी वाली ब्रांच इसके पैरेलल है कि नहीं है। यस अब पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। सेम होता पैरेलल है। में पोटेंशियल होता है बेटा सेम। तो यानी आप सीडी ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लो ना। सीडी ब्रांच का तुम्हें पता है कैपेसिटर 6 है, करंट 1 जा रहा है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल,
इक्वल्स टू आई आर, I1 रेजिस्टेंस 6, तो 6 वोल्ट आ गया। तो चार्ज कितना आया, कैपेसिटेंस कितना है 10, वोल्टेज कितनी है 6, मल्टीप्लाई बाय माइक्रो कूलम, तो यानी 60 माइक्रो कूलम। 60 माइक्रोकूलम। ठीक है आकाश, और भेजो। यस प्रतीक क्या भेज रहा है, सॉल्यूशन भेज रहा है प्रतीक। अच्छा सॉरी, ये बीच में इसका डाउट रह गया एक। सौम्या का डाउट देख लेते हैं। आकाश का डाउट क्लियर है। सौम्या ने पूछा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे चार्ज दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। A dielectric slab is inserted between the plates and almost fill the space between the plates। मतलब कि हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस करी जाती है। कैसे इंट्रोड्यूस करी जाती है कि सारा स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, फिल होता है। हाँ देखो ये ऐसे फिल होगा, ठीक है। फिल होने के बाद क्या होगा, if the induced charge on the one face of the slab is this, then the dielectric constant of the slab is, क्या हमने आपको इंड्यूस चार्ज वाला रिलेशन सिखाया था। हमने बोला था कि बेटा अगर इंड्यूस चार्ज पूछा है ना, अब देखो मेरे को फॉर्मूला में भूल जाती हूँ, मेरे को फॉर्मूला बताओ कुछ, क्या किस टर्म में आता था, 1 - 1/k आता था 1 by शायद, 4 minus 1 की। हाँ जी। क्या यही आता था शायद। नोट्स पढ़े हैं, नोट्स, Yes, नोट्स sir. का सवाल, तो अगर जिसने नोट्स पढ़े होंगे वो इस क्वेश्चन को डाउट में लेके ही नहीं आता बेटा। अगर इफ यू रीड क्लास नोट्स तो दिस इज नॉट योर डाउट, क्योंकि क्लास में ये फॉर्मूला कराया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले ये बताओ ये जो 1 - 1 यही है क्या, एक बार चेक करो बेटा। मैम इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, d/t माइनस d वाला, हम उससे भी इजी पहले होगा। अरे सुनो, ये पहले ये फ्रैक्शन बताओ, 1 - 1/k है, k माइनस कुछ था। मैम यही था, 1/k ही था। 1 - 1/k था ना, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि पैरेलल प्लेट सॉरी ये कैपेसिटेंस है बेटा, दिस इज योर कैपेसिटेंस, ठीक है, नहीं दिस इज योर चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज दिया हुआ है, इंड्यूस्ड चार्ज कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी यही फ्रैक्शन आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज पूछा जाए तो भी यही फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो इंड्यूस्ड चार्ज दे रखा है ऑलरेडी, 4 × 10⁻⁻6 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, k-1/k। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6, तो ये तो कट जाएगा, ये आया 4/5 इक्वल्स टू k-1/k, तो ये 4k इक्वल्स टू 5k - 5, तो ये बेटा कितना हुआ, -k इक्वल्स टू -5, Is ये equal 5 to आ 5. गया, ये की वैल्यू 5 आ गई, चेक कर लेना एक बार। सौम्या एक बार आंसर चेक कर लो, ये फॉर्मूला कराया Yes, था, ma'am. ये फॉर्मूला है। तो पहले मैंने क्या बोला है, पहले पहले क्लास में जो कराया हुआ है ना वो खत्म किया करो। इंड्यूस्ड चार्ज हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, 1 - 1/k के फैक्टर से चेंज होता है बस। क्लियर? Yes. और डाउट भेजो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मैम PYQ भी करवा दो आप, हम साथ साथ सॉल्व कर देते हैं मैम। नहीं नहीं भाई डाउट लो, मुझे सिलेबस भी तो बढ़ाना है। मैंने तो तुम्हें करा रखे हैं, मैंने तो तुम्हें बहुत कोशिश कराए हैं। बाकी के बच्चे प्रतीक ये कुछ नहीं कर रहे, बाकी के लोग। मैम 15 आंसर आ रहा है इसका, किसका? इस वाले क्वेश्चन का। 15 आ रहा है। यस मैम, मैम जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी ना क्वेश्चंस की PYQ वाले, उसमें है। कैपेसिटर प्लेस हेड से चार्ज 5 × 10⁻⁻, ठीक है, ये तो 4 × 10⁻⁻, ठीक है।
4/5, 4 के इक्वल्स टू 5 के -5। अच्छा ये 4 के +5 होगा ना, नहीं 4 के -5 के आएगा तो ये माइनस 5 ही आना चाहिए। सॉरी मैम ठीक है आंसर, मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। हाँ वही तो, ऐसे हल्के में ले रहे हो, गलत बता रहे हैं सवाल को। चलो और पूछो, बहुत पूछो जल्दी फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। हाँ कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। बस गुरविंदर तुम्हारा कुछ डाउट नहीं है? हाँ क्या टुन टुन कर रहे हो, बोल लो मुंह में से। नो मैम नहीं है। मयंक तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? और कृपा भाई तुम्हें डाउट कैसे नहीं आ रहे, तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए क्या, तुम्हें डाउट क्यों नहीं आ रहे? मैम मैंने ना एक क्वेश्चन भेजा था, उसको वो बड़ा करो। क्या है? मैम क्वेश्चन भेजा है वो करा दीजिए। कहाँ भेजा है? डाउट पे ग्रुप पे भेजो, फिजिक्स ग्रुप पे, फिजिक्स ग्रुप पे। हाँ रविंदर बोलो क्या कह रहे हो बेटा। हाँ रविंदर बोलो। मैम डाउट ग्रुप में ही भेजा है। अच्छा कहाँ पे? अच्छा अभी आया है ना रविंदर का, मैंने अभी देखा। The electric field between the two parallel plates of a capacitor drops to 1/3 of its initial value. भाई आज तो मच्छर पता नहीं कहाँ से आ रहे बन बन के, पैर खा लिया। The electric field between the two parallel plates of the capacitor of capacitance drops to 1/3 of its initial value when the plates are connected by a thin wire. The resistance, देखो क्वेश्चन नंबर भी पढ़ लिया करो, सारे बच्चों के हाथ में फोन तो है ही। मैं कौन सा क्वेश्चन करा रही हूँ एक बार खुद से भी देख लिया करो। जो रविंदर का क्वेश्चन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, सब पढ़ लो कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। रविंदर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड between the two parallel plates of the capacitor is 1 microfarad. इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 माइक्रोफेराड दी हुई है, drops to 1/3 of its initial value in 6.6 microsecond. Drops to 1/3, तो 1/3 ड्रॉप हो जाएगा। अब कह रहा है when the plates are connected by a thin wire. अच्छा जब इस वायर से कनेक्ट करते हैं तो पूछा है the resistance of this wire is, तो इस वायर का रेजिस्टेंस पूछा है आपसे कि रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो यहाँ पर आप हीट लॉस निकाल दो, इसका मतलब ये है उसने 6 पॉइंट, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हुआ है तो क्या पोटेंशियल भी सेम रेट से ड्रॉप हुआ होगा अगर मैं कहूँ, क्योंकि V इक्वल्स टू ED होता है, डिस्टेंस तो कैपेसिटर की प्लेट का है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हुआ है तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। इफ पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग दैट मींस क्या एनर्जी या हीट लॉस हो रहा है। यस इसका मतलब 6.6 सेकंड में तुम्हारा इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है इन कैपेसिटर्स के बीच की प्लेट का। तो इस 6.6 सेकंड के लिए क्या निकालो, हीट लॉस निकालो कि इन 6.6 सेकंड में हीट लॉस हुआ कितना। गॉट इट? सवाल को समझा करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर यही होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन बाय डी। एंड हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, है ना।
कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। पोटेंशियल चेंज हो गया तुम्हारा 1/3 से, पोटेंशियल 1/3 से चेंज हुआ, करके देखो एक बार। अगर हम हीट लॉस भी निकाल देते हैं, सारा हीट लॉस किसके बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। हीट लॉस हुआ है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला लगेगा शायद, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मैं हीट लॉस से निकालूं तो भी मेरा काम बन पाएगा क्या? 6 सेकंड में हीट लॉस हुआ है मैम तो वो भी वाला दिख रहा है, फॉर्मूला लग गया। कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है, 6 सेकंड में हीट लॉस हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है ना अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब हीट लॉस हो रहा है। तो हम हीट लॉस तो निकाल सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल जो है V/3 से ड्रॉप हो गया, तो हाफ CV²/3 9, ये इतना हीट लॉस अपना हुआ है। अब ये हीट लॉस किसके बराबर है भाई, जो एनर्जी पोटेंशियल जो यहाँ पर दिखा है आई स्क्वायर आर टी के, टाइम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, बट हमारे पास यहाँ पर करंट नहीं है, आई नहीं है, तो हम आई को Q/T से निकाल सकते हैं। क्या चार्ज दिया हुआ है क्या, डू वी हैव चार्ज, चार्ज नहीं है, और Q/T है, Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ए, टाइम तो मेरे पास है ही, मैं एक सेकंड दूंगा, आई को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर आर इंटू टाइम, टाइम से एक टाइम चला गया, सिग्मा स्क्वायर ए सॉरी सिग्मा स्क्वायर आर ए स्क्वायर इंटू टी, ये बचा, और ये आया तुम्हारा यहाँ से हाफ CV²/9। पर हमारे यहाँ पे ना कैपेसिटर की वैल्यू है ना रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं भाई, मैं पोटेंशियल को यहाँ से क्या लिखूं, मैं पोटेंशियल को ईडी लिखूं, इसमें थोड़ा करना पड़ेगा, देखो दूसरा मेथड तो है ही, पर मैं एक बार इससे करके देखना चाहती हूँ कि आता है कि नहीं। ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर रेजिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर, सिग्मा से सिग्मा स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 1/c स्क्वायर। एक सेकंड देना मुझे, 9 दूनी 18 ही हो जाएगा ना, इसको 18 ही कर दो, 18 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू r अपॉन a स्क्वायर इनटू t। तो अगर देखी जाए तो मेरे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू है भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन की टाइम है मेरे पास, और कैपेसिटेंस नहीं है यहाँ पे। शायद इस मेथड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं जो नहीं आ रही है, निकल जाता पर यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब कोई दूसरा मेथड होगा, तो अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला उससे होगा। वैल्यू फंस गई इसमें, एरिया नहीं है ना, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस को एक तरफ करके बाकी की वैल्यू लिख, मैम इसका आंसर 4 आ रहा है। पता नहीं आंसर क्या है, 1/2 CD स्क्वायर 9 एप्सिलॉन क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी a स्क्वायर इनटू t चला जाएगा,
ए एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन ऊपर हो जाता है, ये भी कट ही जाते हैं। नहीं, इससे नहीं बन पा रहा। फिर अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से करते हैं। देखो कैपेसिटर क्या होता है, अगर मैं किसी कैपेसिटर को एक वोल्टेज से कनेक्ट करती हूँ, ये अपना कैपेसिटर है, ये अपनी कोई भी बैटरी है, तो बेटा क्या कैपेसिटर सडनली चार्ज हो जाता है? सडनली चार्ज नहीं होगा ना, पहले कुछ ना कुछ चार्ज, इनिशियली चार्ज तो 0 होगा, धीरे धीरे जाके कैपेसिटर चार्ज होता है, धीरे धीरे जाके चार्ज होगा, तो वहां पर हम बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। शायद मैंने ये टॉपिक नहीं कराया था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें याद क्या रखना है इस केस में, ध्यान से सुन लो, सवाल भेजने में लगे पड़े हो, एक बार यहाँ देख लो ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर चार्ज होने में भी कुछ समय लेता है, तो कितने देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसे हम बोलते हैं चार्जिंग। तो कैपेसिटर का चार्ज बेटा धीरे धीरे बढ़ता है ना, कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा ना, एग्री कि नहीं? हाँ, कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, तो किस अमाउंट से चार्ज बढ़ेगा? अब यहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज क्या होगा, कम होगा ना समय के साथ साथ। भाई यहाँ पे तुम्हारा कैपेसिटर किसके अलोंग डिस्चार्ज हो रहा है, अलोंग दिस रेजिस्टेंस की वायर, उसके अक्रॉस सारा हीट लॉस कर देगा ना अपना, जितना भी उसने चार्ज लिए रखा है, जितना भी चार्जिंग है उसके पास, जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी लॉस कर देगा, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बट क्या वो एनर्जी एक सेकंड में लॉस, मतलब विद इन इंस्टेंट लॉस हो जाएगी? नहीं, है ना, विद इन इंस्टेंट लॉस नहीं होगी, कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो वही हमें यहाँ से निकालना है। तो डिस्चार्जिंग के केस में चार्ज की इक्वेशन क्या बनती है, याद रखना, ये मैं डिस्चार्जिंग के केस में लिख रही हूँ। डिस्चार्जिंग के केस में बनती है बेटा Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ। क्या बनेगी, t बाय टाउ। ये डिस्चार्जिंग के केस में है, जिसमें तुम्हारा टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। देख लो, सुन लो, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। डिस्चार्जिंग के केस में जो चार्ज है वो इस तरीके से वेरी करेगा, टी टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है भाई, आरसी की, हाँ आरसी की, हाँ 1/RC। ये तुम्हारा अपना हो गया यहाँ से, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट। कैसे लिख सकते हो अब इसको, वैल्यू को, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप पुट कर लो आराम से। क्या लिखोगे भाई, ये टाइम है किसी भी क्यू का एट एनी टाइम टी, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। याद रखना, क्यू नॉट वो चार्ज है जब तक कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज नहीं हो जाता। ई माइनस टी बाय टाउ को क्या लिख सकते हो, आर से, ठीक है, ये अपना कांस्टेंट है, टाउ लिख दिया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में बात करी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एरिया। यस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब देखो, अगर चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगी। तो बस तुम्हें क्या करना है, ये चार्ज उठा के यहाँ रखो, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सही है। यस, अब तुम्हें क्या बोला है कि जब समय कितना हो गया, 6.6 माइक्रो सेकेंड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गई, E/3 हो गई अपने मैक्सिमम पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम के E/3 हो गई। इस अब ET निकालना है तो क्या लिख लोगे भाई, ET कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कौन सी फील्ड है, मैक्सिमम वाली। ये जो एज इट इज वाली टर्म है E माइनस टी बाय आर सी एज इट इज चली जाएगी। सही है। टी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E0/3 हो गई, यही तो लिखा है उसमें। ये मैक्सिमम E0 है। टाइम कितना हुआ, टाइम तो तुम्हें पता ही है, अभी माइनस टी लिख के चलेंगे 1/RC। ये कितना आया यहाँ से, 1/3
इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, तो बोथ साइड लॉग ले लो तो एक्सपोनेंशियल हट जाता है, तो लॉग ले लो बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा लॉग 1/3 और ये क्या बनेगा यहाँ से टी बाई आर सी माइनस टी बाई आर सी। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 6.6। 6.6 माइक्रोसेकंड। हाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे रखी है, ये आर रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, कैपेसिटेंस 1.5 माइक्रो कैपेसिटेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, log 1/3 देख लेना भाई कितना होता है, आई डोंट नो log 1/3 कितना होगा। मैम मैंने ना आपको इसका सॉल्यूशन भेजा, मैम खुद निकाल के एक बार चेक करना, मैंने सही निकाला है। ये इतना समझ में आया। देखो अब ये माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस टी बाई आर सी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, ये माइनस का साइन है तो लॉग को हम रिवर्स में लिख सकते हैं कि ये log 3 हो जाएगा एज इट इज, ये हो गया टी बाई आर सी। ठीक है, तो अब क्या करने का आप तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने का, तो रेजिस्टेंस log 3 की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई बाय क्या करो कैपेसिटेंस करो, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड करो, 1/r की वैल्यू आ जाएगी, फिर एग्जैक्टली उसको डिवाइड करना, बस ये करना। ये फॉर्मूला होता है बेटा डिस्चार्जिंग केस का, मैं तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा देती हूँ सारे। देखो यहाँ पे चार्जिंग केस जब होगा, मतलब जब तुम कैपेसिटर को, एक बार सुन लो यहाँ पे, जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो क्या बढ़ेगा कैपेसिटर, सब सवाल भेजने में लग रहे, सुन लो यहाँ पे, कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो चार्ज क्या होगा इंक्रीज होगा और करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज, याद रखना ये चार्जिंग का केस है। तो जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका क्या लिखोगे, ये किसी भी टी टाइम पर चार्ज है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी, ये फॉर्मूला बनेगा चार्जिंग के केस में। क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है बोलो, ये मैक्सिमम चार्ज होगा सर्किट का, क्यू टी क्या है चार्ज एट एनी टी टाइम, ठीक है, यानी जो यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे इस टी टाइम पे इस क्यू की वैल्यू क्या होगी ये बुक है। आर सी क्या है टाइम कांस्टेंट। अच्छा, अब इस केस में करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या बनेगी, आई टी इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, तो ये करंट का बना। अब देखो डिस्चार्जिंग, अब डिस्चार्जिंग के केस में क्या क्या डिक्रीज होगा बताओ, डिस्चार्जिंग के केस में चार्ज कैपेसिटर से डिक्रीज होना लगेगा ना, क्योंकि सारा चार्ज रिलीज कर देगा, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्यू डिक्रीज हो जाएगा और तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन सेम बन जाएंगी बट इनको पलट देना, यानी क्यू टी इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ये डिस्चार्जिंग के केस में हो गई। और तुम्हारा करंट कितना हो जाएगा फिर देखो, ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फॉर्मूले क्लियर। अब बात आई कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बस इतना फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। टाइम कांस्टेंट होता है कि बेटा जब तुम्हारे सर्किट में चार्ज अपने, मतलब देखो मैं बता रही हूँ अभी तुम्हें चार्जिंग के केस का डायग्राम बना रहे हैं, ये चार्जिंग है, पहले कितना था चार्ज जीरो, जीरो से बढ़ेगा और फिर बाद में जाके कितना हो जाएगा सैचुरेट मैक्सिमम। देखो अगर मैं टी वर्सेस क्यू का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे क्यू टी ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पर जाके करंट एक पॉइंट के पास सैचुरेट हो जाएगा भाई, मैक्सिमम चार्ज आएगा, उससे ज्यादा तो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो जिस पॉइंट पर तुम्हारा चार्ज कितना हो जाए, कितना हो जाए भाई 0.63 64%, 0.36 होता है शायद, यार ये वैल्यू होती है क्या होती है ये वैल्यू,
मैम 0.63 क्यू नॉट है ना, 63% होती है ना। ये जब ये वैल्यू मैक्सिमम का 63% हो जाए ना, उस टाइम को क्या बोला जाता है, टाइम कांस्टेंट। यानी जब तुम्हारा करंट मैक्सिमम का 63% हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट, ये 4 फॉर्मूले हैं। अब तुम खुद देखो कि अगर चार्ज वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी ना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन वाले फॉर्मूले से। कि चार्ज वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम पे डिपेंड कर जाएगी, राइट। तो क्यू की वैल्यू तुम क्यू टी रखोगे, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नेट ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे किया। यहाँ पर हमने वही चीज करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का फॉर्मूला रख दिया, कांस्टेंट वाली वैल्यू क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें गिवन है, करेक्ट है। बस, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रविंदर, समझ में आया क्या किया है? हाँ हाँ जी। तो देखो, हमने यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने डिस्चार्जिंग केस यूज किया ना, क्यू नॉट ई माइनस टी बाई आर सी। डिस्चार्जिंग क्यों यूज किया, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, देखो लिख क्या रहा है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप। तो इसका मतलब क्या है भाई, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग का केस लगाया। चार्ज हो रहा होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते, करंट फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यही फॉर्मूले हैं 4, एक बार इन्हें याद रख लेना। आता नहीं है इस पे क्वेश्चन, अगर तुमने अब छेड़ दिया तो मैंने करा दिया, आता नहीं है इस सवाल। मैम टाइम हाँ। कांस्टेंट के लिए मैम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दोनों के अलग अलग ग्राफ होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग ग्राफ बनेंगे। मैम ये 63% तो चार्जिंग वाले केस के लिए होता है हाँ, डिस्चार्जिंग वाले के में लिए जो ड्रॉप हो जाएगा उसका 36% लेते हैं शायद। हाँ जी मैम 37%। हाँ, 36%। सेकंड क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस विद द रेंज ऑफ चार्ज स्टोर्ड। ये किसने भेजा है, आकाश ने भेजा है ना। आकाश, ये अभी जो सवाल कराया ना आरसी कांस्टेंट का, कहाँ गया ये, जो तुमने अभी पहले भेजा था कि कैपेसिटर जहाँ लगा होगा वहां पर करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। जहाँ जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगे है ना, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तुम लोग खुद करो यहाँ पर बैठ के इस क्वेश्चन को। आकाश का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको तुम लोग यहीं बैठ के करोगे आंसर मुझे निकाल के बताओ। ठीक है, 6 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड, 6 6 4। गैल्वेनोमीटर में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को मैं 2 गैल्वेनोमीटर की जगह रेजिस्टेंस बना दूं, दिमाग खराब कर रहा है ये भी फालतू। सही है बेटा, एट स्टडी स्टेट। बस, कैपेसिटर को फेंक कर हटा के सर्किट बनाओ, आर इक्विवेलेंट निकालो, करंट निकालो, उस करंट को भेजो कितना जा रहा है किस किस ब्रांच में, इन कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालो। ये एबी का पोटेंशियल, टॉप एबी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, सीडी का पोटेंशियल निकालो। बस ये करना है तुम्हें, हो गया काम। करिए। करेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। मैम इसका रेशियो 1/2 आया। नहीं पता बेटा कितना आएगा, मेरे पास इन्होंने आंसर थोड़ी ना भेजे हैं। मैम ये P/Q है 1/2 ही है रेशियो। ओके, लेट्स चेक। देखो भाई, यहाँ से कुछ करंट आएगा, ये बैटरी अपनी 6 वोल्ट की है, करंट पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है, ए पे। करंट कैसे जाएगा,
मैम रेजिस्टेंस से होके जाएगा, कैपेसिटर की तरफ नहीं जाएगा, जेड बन जाएगा। देखो यहाँ से ब्लॉक हो गया करंट, तो एक ही रास्ता बचा यहाँ जाने का, सारा टोटल करंट यहाँ जाएगा। फिर करंट पहुंचा बेटा इस बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट के पहुंचने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर था ये करंट को ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। तो कहाँ जाने देगा, यहाँ पर जाएगा सारा करंट। अब यहाँ से होता हुआ करंट, सारा करंट इस ब्रांच से जाएगा। तो यानी तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज, सॉरी तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4, 2 और 6, 12। V इक्वल्स टू आई आर से करंट निकाल लो भाई, 6/12 आई यानी 1/2 एम। ये करंट आ गया। अब करंट आने के बाद अब पोटेंशियल अब तुम निकाल लो भाई, तो पोटेंशियल ए और बी के अक्रॉस कितना है, नहीं निकाल सकते। ए के अक्रॉस पोटेंशियल मान लो कितना, ये 6 वोल्ट है, तो ए के अक्रॉस 6 का 6 वोल्ट हो गया। यहाँ कितना ड्रॉप हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस 4 था, तो करंट एक तो ये करंट 1/2 है, V इक्वल्स 1/2 into 4, तो मैम 2 वोल्ट हो जाएगा। आ गया ये। तो सी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। देखो यहाँ पे ए का 6 था ना, ए का 6 वोल्ट था, इस रेजिस्टेंस ने 2 वोल्ट खा लिया, तो कितना बच गया भाई, 4 बच गया। तो सी का पोटेंशियल कितना आ गया, 4 वोल्ट। चलिए अब सी का 4 वोल्ट है, तो अब यहाँ पर देखो कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। तो B इक्वल्स टू आई आर करो फिर से, B इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना जा रहा है, 1/2, रेजिस्टेंस 2, यानी कितना खा गया, 1 वोल्ट खा गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई, 3 वोल्ट। 3। सी का 4 था, तो 4 में से 1 खा गया, तो 3 बच गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से निकाल लो, यहाँ पर 6 है, तो V इक्वल्स टू आई आर। कैपेसिटेंस कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, 6, और करंट कितना है, 1/2, तो कितना आया, 3। तो यानी सारा खा गया, यहाँ पर 0 बन गया। ठीक है, नाउ यू हैव एवरी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल, यू कैन इजीली फाइंड। 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस फाइंड कर लोगे, आई थिंक सब हो जाएगा, C1 C2 यस हो जाएगा। आकाश यस मैम। समझ में भी आ रहा है, वैसे ऐसी हाँ हाँ कर, तो हमारा हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया। हाँ, जहां जहां कैपेसिटर लगा हुआ है इस ब्रांच से करंट नहीं जाता, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। और हर बार जब भी आरसी वाला ब्रांच हो और तुमसे पूछा जाए कि कैपेसिटर में चार्ज निकालो, कैपेसिटर में आप पोटेंशियल निकालो, तो ये इसी फॉर्मूले से ही निकलता है। ठीक है, तो कैपेसिटर हटा दो, करंट निकाल लो, फिर कैपेसिटर जिस ब्रांच से जुड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो, बस निकाल दिया। ठीक है, और भेजो भाई। मैम Q1 चार्ज आ गया 12 और Q2 चार्ज आ गया 24। ठीक है, रेशो ले लो। हो गया भाई तुम्हारा डाउट सेशन। गुरी कुछ तो पूछ ली, गुरविंदर कुछ नहीं पूछ रहा, गुरविंदर मस्त बैठा है, वो कह रहा मैं सब कर लूंगा। और ये कृपा, वही कृपा क्या कर रही है, मैम जितने सॉल्व किए थे वो आगे आगे करेंगे तो भेज दे। आगे कौन करेगा, फिर मैं करूंगी, कल पेपर है। मतलब अब करेंगे, मतलब 25-24 के, मैंने बोला था 24-25 के करते हैं, 24 के 25 में कोई डाउट ही नहीं आया तो 24 के किए थे, 25 में उसमें नहीं। अच्छा 24 के हो गए थे, बन गए थे पूरी। यस मैम, भेजिए मैम। बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी मैं किससे बात करूंगी, उससे। एक तो जो बच्चे क्लास में लास्ट में चले जाते हैं ना भाई, ये मत किया करो, तुम अटेंडेंस ही पूरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे आ रहे हैं, 1.25 घंटे आ रहे हैं और फिर लास्ट में चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और सौम्या तुम भी क्लास का अपना अटेंडेंस पूरा रखो, ठीक है। और
पेपर में ईमानदारी रखा करो, बहुत चीटिंग कर रहे हो सारे जने, वो नहीं करनी, मैम कल टेस्ट है। सभी कर रहे हो। एक नो मैम नहीं करती। मैम कल कल टेस्ट है। संडे नहीं है, कल संडे है ना। देखो एक हर्ष जैसे बच्चे भी, कल टेस्ट है भाई, कहाँ से सो के आए हो? कि कैपेसिटर में क्यों पढ़ा रही हूँ? मुझे सपने आ रहे हैं तो मैं कैपेसिटर पढ़ा रही वही कंफर्म करा दूँ। हूँ। अब रात में तुम कुछ पढ़ तो पाओगे नहीं, फिर कल क्या ऑप्शन बचता है? चीटिंग का। क्लास कितने बजे तक होती है भाई? मैम 45 नो। तक। 45। कृपा क्लास में हो? यस मैम। कृपा, अच्छा, डाउट्स नहीं है कुछ? मैम लगाई नहीं मैंने पीवाई क्लास। क्यों? मैम मेरे पास कौन लगा रही है कृपा? मैम थे नहीं मेरे पास क्वेश्चन। आपके पास फोन नहीं है? हाँ जी मैम, फोन नहीं होता मेरे पास। कृपा तुम्हारे साथ में मुझे कल एक दोबारा सेशन करना पड़ेगा, प्लीज कल 10-15 मिनट का समय निकाल लेना, ठीक है? मेरे को मैसेज कर देना, मैं उस टाइम तुमसे कनेक्ट कर दूंगी। ओके मैम। हरलीन आप अब सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई में। हाँ जी मैम। अब सबके डाउट क्लियर है? आगे बढ़ लूं मैं, एमपीएस लॉ पढ़ा लूं तुम्हें आधे घंटे? पढ़ा लूं आगे एमपीएस लॉ? अच्छा ओके, एमपीएस लॉ पढ़ते हैं फिर। आइए आज का हम टॉपिक है जो अभी शुरू करने वाले हैं, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है भाई? जैसे वहां पर तुम्हारे पास गॉस कौन सा लॉ होता था? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये गॉस लॉ का ही भाई है, ठीक है? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते थे और एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते थे। करेंगे मतलब करते थे क्या, करेंगे अभी। गॉस लॉ में हम सिर्फ कौन से एरिया को किसका हम लोग निकाल सकते थे? अगर हमारे पास कैसा सरफेस हो, इनक्लोज सरफेस हो, है ना? अगर क्लोज सरफेस यानी 3D हो, तभी हम निकाल सकते थे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट? अदरवाइज तो नहीं निकाल सकते थे, यानी हर कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब गॉस लॉ में हम निकालते थे सरफेस के थ्रू। एम्पियर्स लॉ में देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, यानी यहाँ पर लाइन इंटीग्रल होगा। गॉस लॉ में क्या होता था भाई? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस लिखते थे इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता था ई डॉट डीएस, यानी वहां पर सरफेस का इंटीग्रेशन होता था। और यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करोगे भाई? लाइन का, यानी एक लाइन होगी, सरफेस नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा, लाइन होगी 2D, यानी यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 2D तुम्हारी शेप बनेगी, ठीक है? ओवर अ क्लोज्ड पाथ विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा भाई? म्यू नॉट, वहां पर म्यू नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब क्या है? टोटल करंट पासिंग थ्रू एरिया। जैसे वहां पर हम टोटल चार्ज लेते थे कि अंदर उसके कितना चार्ज है, यहाँ पे लोगे कि जो तुमने एरिया, जो भी आपने एक कर्व बनाया है, उस कर्व के अंदर कितने टोटल करंट है। सपोज कैसे, मान लो मैंने बेटा एक वायर बनाई ऐसे, एक वायर बनाई ऐसे, मैंने बोला कि यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर करंट कितना है? I2 है, ठीक है? बना दिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि दिस इज पॉइंट P, इस पॉइंट P पे ना इन दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पहले तो बताओ होगी कि नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड? होगी पॉइंट, होगी मैम। क्योंकि दोनों कैसे हैं भाई? हाँ, करंट है तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है? करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। P पे मैग्नेटिक फील्ड होनी है, तो P पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब क्या बोला है उसने कि जब P पर मैग्नेटिक, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तुम्हें, तो तुम क्या बनाओ? एक धागा, एक ऐसे ना, ऐसे
कोई भी एक क्या बना दो, एक लूप बना दो। ये एक लूप है, कैसी 2D, मतलब तुमने एक धागा लिया और उस धागे से इन दो करंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऐसे समझ। 2D सरफेस बनाना है, 3D नहीं है, लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे सर्कल का सरकमफ्रांस होता है ना, सर्कल का सरकमफ्रांस, हाँ, तो बस ऐसे 2D और वो बनाना है, तो मैंने ये यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप। इसका नाम दिया जाता है एम्पियर। अब एम्पियर्स क्या कहता है कि अगर मुझे पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल। डीएल क्या है भाई, किसकी लेंथ है डीएल, इस लूप की लेंथ होगी। डीएल किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ लूप, जो तुमने लूप बनाई है उसकी लेंथ होगी। वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू जितना भी उसके अंदर करंट इनक्लोज है। अब कितने करंट इनक्लोज है भाई, I1 और I2 I2। अब बात ये आई कि I1 और I2 की डायरेक्शन कैसी दे रखी है, अलग अलग है ना, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। तो अब एम्पियर ने क्या बोला, अब एम्पियर ने ये बोला कि हम क्या कर सकते हैं, इस लूप की एक डायरेक्शन ले सकते हैं। आप इस लूप की कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो कि तुम्हें पेपर में, सॉरी, जो कि आपको पेपर में गिवन होगी। मैं इसकी डायरेक्शन फिलहाल के लिए ऐसे ले लेती हूँ। ये किसकी डायरेक्शन है भाई, एम्पियर लूप की डायरेक्शन। ये तुम्हें पेपर में गिवन होगी, ये बस सोचना कि कैसे ले ली, डायरेक्शन शुड बी गिवन। डायरेक्शन क्या होगी, गिवन होगी। अच्छा, आप क्या करना है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट देखो। चलो, अब जब सर्कल में तुम्हारा डायरेक्शन होती है तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हो भाई, चारों उंगलियों को घुमाते हैं, चारों उंगलियों घुमाओ जरा, चारों उंगलियां घुमा रहे तो थंब कहाँ आ रहा है, मैम आउटवर्ड, इन चारों उंगलियों की लूप की तरह घुमाओ ना, लूप की इनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। इनवर्ड आ रहा है। हाँ, इनवर्ट आ रहा है। लूप की तरह घुमाया तो इनवर्ड आया। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो करंट तुम्हारे लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उन्हें तो पॉजिटिव ले लो, जो करंट लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव ले लो, जो उसके रिवर्स हैं, उल्टे हैं, उन्हें नेगेटिव ले लिया जाए। तो अब देखो, अब तुम लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट। अब मुझे बताओ I2 को क्या लूं, नेगेटिव लूं कि पॉजिटिव लूं, नेगेटिव, और I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और I2 हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि I1 कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो तुमने अपनी उंगलियां घुमाई एम्पियर लूप की डायरेक्शन में, तो I1 अंदर आया, मतलब इसने एम्पियर लूप को फॉलो कर लिया, तो I1 पॉजिटिव हो गया। I2 नहीं फॉलो कर रहा, तो I2 को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना है अपना एम्पियर। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि हर कहीं नहीं लगा सकते एम्पियर, जैसे गॉस लॉ हर कहीं नहीं लग सकता, सिमेट्री के केसेस में ही लगता था, यहाँ पर भी एम्पियर्स लॉ को हर कहीं नहीं लगा सकते। तो कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट बता रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इंटीग्रल आर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड द कर्लिंग फिंगर्स। तो वो जो डायरेक्शन है वो हम कर्लिंग फिंगर से निकालेंगे, वो हमें मालूम है। In order to find magnetic field using Ampere's law, the closed path of line integral is generally chosen such that, देखो ये वाली लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है। क्या कह रहा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एम्पियर्स लॉ की मदद से, तो हमें ऐसा पाथ बनाना पड़ेगा। ये देखो, हम खुद बनाते हैं अपनी इजीनेस के लिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है अपनी इजीनेस के लिए। और जनरली ये पाथ ऐसा होना चाहिए कि उस पाथ के मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए। क्यों करते हैं ऐसा, देखो, P डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज, बोलो हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच में बेटा एंगल या तो 0 डिग्री बन जाए या कितना बन जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। इस तरीके से चुना जाएगा पाथ, या तो 0 डिग्री बन रही हो मैग्नेटिक फील्ड या उसके परपेंडिकुलर। जनरली ऐसा ही होगा। इस तरीके से हमें लूप बनानी है, पैरेलल और आइदर परपेंडिकुलर।
ओके। और जनरली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, अब वो भी देखेंगे कैसे होगी। इन केसों में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन की कहा जाती है फिर बाहर। भाई अगर मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की बाहर ले लूं कि ना लूं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, पहले तो ये भी समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैं इस लूप के किसी भी पॉइंट पर चली जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, सेम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलनी चाहिए। अगर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो उस बी को आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। ठीक है, आ जाओ। मैम जो बस ये हमने बोलो। मैम जो ये हमने पाथ लेना है मैम, वो 90 डिग्री या मैम 0 डिग्री कौन से चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाना चाहिए मैम, क्योंकि एक से ज्यादा चार्जेस होंगे ना, सबके अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। 0 डिग्री और 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही रहेगी ना आई के। I1 देखो मेरी बात सुनो, ये I1 है, इसका करंट करंट कैसे है इसका अंदर। यस अब ये I1 करंट अंदर है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा भाई, ऐसे सर्कुलर पाथ में ना, ऐसे यस ऐसे बनाई मैग्नेटिक फील्ड। I2 बाहर है तो I2 अपने मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, इस डायरेक्शन में, यस ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। अब मैंने I1 और I2 के यहाँ पर एक लूप बना दी ऐसे, तो ये लूप भी तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने इस लूप की डायरेक्शन कैसे ले ली, ऐसे, तुम्हारे लिए कैसे ली थी, सॉरी देखो बेटा यहाँ पे इस लूप की डायरेक्शन मैंने ऐसे ली है, ठीक है। अब जरा देखो ये लूप की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या लूप की, ये लूप का डीएल वेक्टर और क्या ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है। यस मैम 0 डिग्री बना। पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है, देखो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है, ठीक है। क्या अब इस वाली लूप से देखो तो इसका डीएल वेक्टर ऐसे है आगे और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो सही तो बनाया है हमने। तो ये बनेगा, ये हर बार जो तुम्हारी सिलेबस में चीजें हैं उनमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, तो ठीक है इस तरीके से। अब इसका एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन क्या आता है इसका, एप्लीकेशन आता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये ऑलरेडी निकाल चुके हो तुम, यस और नो। ये मेरे पास एक वायर है, जिस वायर में करंट आई ऊपर की तरफ जा रही है, करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा इस पॉइंट पे मुझे क्या, नहीं तो ज्यादा दूर हो गया तो देख लिया, इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकाल के दिखा दो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बता दो। और ये लॉन्ग वायर है, तुम्हें पता है ना कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, यही होगा। यस मैम लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम निकाल चुके हैं, अगर ये दूरी ए है तो यही होगा, करेक्ट। लेकिन अभी एम्पियर लॉ लगाना है, तो एम्पियर क्या कहते हैं भाई, एम्पियर भाई साहब कहते हैं कि क्या करो, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे क्या बना दो, एक ऐसे धागा बना, एक एम्पियर लूप बना दी हमने, एम्पियर लूप बना दी यस मैम अच्छे से। अब देखो ये एम्पियर लूप मैंने कैसी बनाई है, सर्कल। सर्कल क्यों बनाई है, क्योंकि सर्कल से इस लूप का हर पॉइंट ए दूरी पे होगा ना। यस मैम इस सर्कल, हाँ मतलब तुम्हारी वायर से लूप का हर पॉइंट सेम दूरी पे होगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट में सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस मैम सेम भी हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब देखो, अब एक चीज और देखो, अब डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि क्या 90 डिग्री बन रही है, क्या 0 डिग्री बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, किससे बनती है, बी डॉट डीएल होता है, बी डॉट डीएल
इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। तो यानी ये देखो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड और जो तुम्हारी लूप है क्या ये आपस में पैरेलल या फिर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं या नहीं। आओ चलो देखते हैं। ये तुम्हारी वायर है, ज्यादा ही डिजाइन में बन गई। देखो ये आपकी वायर है, करंट जिसमें आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भाई? एंटी, हाँ या ना? यस मैम। तो यानी इसका डीएल वेक्टर भी इसी तरफ होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इस तरीके से इसका ले लिया, मैंने लूप भी ऐसी बनाई है और ये लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी बन रही होगी ना इस पॉइंट पे। ये जो लूप बनाया है इस पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट भी ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही होगी। बस डीएल वेक्टर इस घर की तरफ ही हो जाएगा। देखो डीएल वेक्टर ऐसे ही हो रहा है, तो यानी कितना एंगल बना रहा है पी और डी? 0 डिग्री। 0 डिग्री। डीएल वेक्टर इसी डायरेक्शन में तो लोगे, तो डीएल वेक्टर तो यही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ बन रहा है। आओ करो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया, डीएल एज इट इज म्यू नॉट। कितना करंट इनक्लोज कर रखा है भाई तुम्हारी लूप ने? इस वायर का जितना करंट है वो सब इस लूप के अंदर है कि नहीं? सारा इस लूप के अंदर है। आई आ जाएगा यहाँ से, कितना डीएल कितना बन रहा है इस लूप का लेंथ? तो सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई ए 2 पाई नॉट आई। तो बी कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बताओ सही है? यस यस मैम। नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये अपना पहला बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। मैम क्वेश्चंस में ये म्यू नॉट की भी वैल्यू देंगे हमें? म्यू नॉट तो बेटा आप बताइए वैल्यू तुम्हें म्यू नॉट की। 4 पाई इंटू 10 से पावर। यस मैम। ठीक है, ये तो वैल्यू है ही म्यू नॉट की। और बोलो, ठीक है। तो आज के लिए मैं तुम्हें यही छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है दे विल टेक टाइम। तो आप 5 मिनट में तो वो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। डाउट्स है तो वो पूछ लो तो अगले क्लास में। चलो तुम ये वाला क्वेश्चन कर दो, सॉल्व दिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन? नो नो ऑप्शंस नहीं है ये शायद। तुम्हें हर लूप का वैल्यू लिखना है। लिखो, सबसे पहले लिखो जिसमें तुम्हारे में लूप ए है ना, जो लूप ए, उस पर लिखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है लूप ए में? 0। हाँ, लूप ए के अंदर कोई करंट नहीं है ना? हाँ वेरी गुड। यस ए के अंदर कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब 0 हो जाएगी। चलिए अब लिखिए लूप बी में, बी का लिखिए, कितना बनेगा? म्यू नॉट I1 हाँ कितना? म्यू नॉट I1 नॉट आई। डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सी का कितना बनेगा? म्यू नॉट I1 माइनस I2। डायरेक्शंस दी हुई है ना इन्होंने, क्या एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। तो कौन सा बनेगा भाई? सी और बी में अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सी को, तो यानी I2 शुड बी पॉजिटिव है ना, और I1 नेगेटिव हो जाएगा। एग्री? बी के लिए बताओ फिर।
डी लूप के लिए क्या हो जाएगा, I1 नेगेटिव, I2 पॉजिटिव और I3 पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लिखा है डी लूप, ए लूप का ये रहा, बी लूप का ये, सी लूप का ये, डी लूप का ये, तो चारों लूप यहाँ पर ये चारों लूप की करना है। पहले का 0 आ रहा था हमारा, ये I1 आ रहा था, ये I1 माइनस I2। हाँ ये सारे नेगेटिव कैसे हो गए? नेगेटिव में नहीं। अच्छा ये काउंटर क्लॉकवाइज है बेटा, काउंटर क्लॉक। हाँ ये क्लॉक, ठीक है। ये काउंटर, काउंटर यानी एंटी होता है ना, काउंटर इज एंटी। तो डायरेक्शन जो दी हुई है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉक तो एंटी होती है। इन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है शायद, एक सेकंड। I1 बस में पॉजिटिव होगा, बाकी वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शंस आर ऑलरेडी गिवन। ना 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 ये मैंने बनाई है, काउंटर क्लॉकवाइज बनाओ। तो पहला ए वाला तो 0 हो गया। बी लूप का देखते हैं, ये रही बी लूप। बी लूप की डायरेक्शन दे हुई है इन्होंने नेगेटिव। देखो ऑलरेडी डायरेक्शन आर गिवन, तो जिस डायरेक्शन में घुमाओगे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यानी I1 को पॉजिटिव ही लिया जाएगा, तो I1 पॉजिटिव है, ठीक है। अब सी लूप में चलो, सी लूप को नहीं दिया हुआ ना इन्होंने, सी लूप की डायरेक्शन नहीं है, तो काउंटर क्लॉकवाइज ही होगी ये भी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से घुमाओगे तो I1 तो क्या हुआ पॉजिटिव और I2 नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सेम डायरेक्शन में ले लो, जिस डायरेक्शन में सारी लूप्स है उसी डायरेक्शन में ले लो। अब फिर से अब डी वाला लगाना है, तो यानी अंदर वाली पॉजिटिव हो जाएंगी और बाहर वाली नेगेटिव, ठीक है। तो I2 और I3 माइनस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, अगर आए तो यहाँ से। बाकी इसका जो एप्लीकेशंस है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, टेस्ट का पढ़ लेना, ठीक है। मैम बस इसका इतना सही आंसर था? नहीं नहीं इसके एप्लीकेशंस बचे हैं ना, एप्लीकेशंस हैं इसके। क्या कह रही हो? मैम मैं ये कह रही थी कि बस इसका इतना सही आंसर था क्वेश्चन का। हाँ हाँ बस, उसमें बाकी जो तुम्हें वैल्यू दी है उसका तुम कर सकते हो पुट करना, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट। चलो ओके, बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।